के कोने कोने से आए सभी टाइगर निवास का मैं भीलवाड़ा की पावन भूमि में स्वागत करता हूँ। आप सबका वेलकम है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी यात्राएं करी होंगी इस बिजनेस को लेके, अपने पर्सनल लाइफ में आपने बहुत सारी यात्राएं करी होंगी, कभी अपने काम धंधे को लेके, कभी सामाजिक कारणों से, कभी धार्मिक कारणों से। मुझे नहीं मालूम उन यात्राओं का, उन टूर्स का क्या लाभ आपको, क्या बेनिफिट हुआ होगा, लेकिन मैं एक बात दावे और गारंटी से कह सकता हूं कि अगले ये यात्रा जो आपने करी है 2 दिन की, इस यात्रा से आपका जीवन 100% बदलने वाला है। क्या तैयार है जीवन को बदलने के लिए? मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को बहुत दूर दूर से यहाँ आना पड़ा है। बहुत सारे लोग हजारों किलोमीटर की यात्राएं करके आए हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग सैकड़ों किलोमीटर के ट्रैवलिंग करके आए हैं। बहुत सारे लोग थके थके नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सहन करना पड़ा होगा रास्ते में, सीट नहीं मिली होगी, रिजर्वेशन नहीं हुआ होगा। हुआ था ऐसा? यस। दोस्त, आपके मन में चल रहा होगा कि हमें यहाँ पता नहीं क्यों बुलाया गया है, हमें यहाँ क्यों परेशान किया जा रहा है, हमें क्यों सिखाया जा रहा है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम लोगों ने आपको हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ थकान कराने के लिए नहीं, परेशान कराने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में आने वाली सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए बुलाया है। दोस्तों, क्या तैयार है परेशानियों को खत्म करने के लिए? जैसा कि आप जानते हैं, हम सबका एक ही मकसद है, नए भारत का निर्माण। क्या तैयार है आप नए भारत के निर्माण के लिए? थोड़ा सा हम फास्ट लेंगे क्योंकि समय का अभाव है। और जैसा मैंने आपको बुलाया, हमारा मकसद क्लियर है। हम कोई भी काम बेबुनियाद नहीं करते, बेवजह नहीं करते। 3 बड़े कारण हैं आपको यहाँ बुलाने का। आपसे मुलाकात झूम पे भी हो सकती थी, आपसे मुलाकात आपके शहर में भी हो सकती थी, लेकिन आपको यहाँ 2 दिन के लिए बुलाने का 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है, हम चाहते हैं कि आपके अंदर संपूर्ण बदलाव आए। क्योंकि अभी पीसी सर ने आपके सामने बताया, अगर आपको आरसीएम को चलाना है तो आरसीएम के तरीके से चलाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और वो तरीका जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, वो बदलाव आपके अंदर नहीं आएगा, आपसे आरसीएम चलने वाला नहीं है। तो हमारा मकसद ये है कि हम आपके अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं इन 2 दिनों में। और आपने महसूस किया होगा कि आप जैसे आए थे, आप 1.5 दिन बाद वैसे नहीं रहे। कुछ आपके सोचने के तरीके में, कुछ आपके काम करने के तरीके में, कुछ आपके जज्बे में चेंज आया या नहीं आया? दोस्त, बड़ा करने के लिए तैयार है? फैक्ट्री बड़े हो चुके हैं, बिजनेस बड़ा हुआ है। मकसद है आपके परिणामों में वृद्धि। हम आपके रिजल्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में रहते हैं वहां दुनिया प्रयासों को सलाम नहीं करती, परिणामों को सलाम करती। आपका पड़ोसी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, आपका रिश्तेदार आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, आपके बच्चे आपकी बात से सहमत नहीं है। सिर्फ एक कारण है, आपके पास अभी वैसे रिजल्ट नहीं है। क्योंकि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। आप चाहते हैं कि दुनिया को नमस्कार करे, तो आपको आरसीएम में चमत्कार करके दिखाना पड़ेगा। आपको यहाँ सीखने का मौका मिला होगा, मिला या नहीं मिला? कैसे आप अपने रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं। और तीसरा हमारा कारण है, हम आपकी सफलता का जश्न मनाना चाहते हैं। दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, आपको नेक बोनस मिलेंगे, लोग आपकी असफलता का जश्न मनाएंगे, लोग आपको गिरते हुए देख के हंसेंगे। लेकिन ये मंच ऐसा है जो आपकी एक छोटी सी सफलता का जश्न मनाता है। आपने अभी देखा बहुत सारे लोगों को अचीवमेंट मिली, बहुत सारे लोगों को रिवार्ड अवार्ड मिले। अभी इस प्रोग्राम के बाद, इस सेशन के बाद भी और बड़े बड़े जश्न मनाए जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं मालूम आप कितना एक्साइटेड है, लेकिन मैं इस काम को लेकर, मिशन को लेकर, बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मेरे एक्साइटमेंट के 3 बड़े कारण हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला कारण है वो है कि मैं इस बेहतरीन इंडस्ट्री का, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। क्या आपको गर्व है कि आप एक ऐसे धंधे में हैं जहां न केवल आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि अपने संपर्क में आने वाले लाखों हजारों लोगों के जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं? क्या आपको गर्व है? दोस्त, गर्व होना चाहिए। आज तक हम ही मानते थे कि डायरेक्ट सेलिंग में दम है,
डायरेक्ट सेलिंग की किस भी सदी का व्यवसाय है, लेकिन आज हर जगह इस इंडस्ट्री का योगदान हो रहा है नहीं हो रहा। गूगल पे सर्च करेंगे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्या नाम निकल के आएगा? आज बुद्धिजीवियों से पूछ लीजिए बेरोजगारी का समाधान कहाँ है, क्या निकल के आएगा? आज अर्थशास्त्रियों से पूछ लीजिए दुनिया को अर्थशास्त्र को बढ़ाने के लिए समाधान कहाँ छुपा हुआ है, क्या निकल के आएगा? दोस्त डायरेक्ट सेलिंग। तो हमें डर होना चाहिए कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा है जो ग्रो कर रही है। और मैंने कहीं पढ़ा था अपने एजुकेशन के दौरान कि यू विल ग्रो ओनली इन ग्रोइंग इंडस्ट्री। आप बढ़ती हुई इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार बहते हुए पानी में इंसान दूर तक बह के जा सकता है, उसी प्रकार बढ़ते हुए धंधे में ही इंसान आगे तक बढ़ सकता है। तो आपको इस बात पे गर्व महसूस होता है या नहीं होता? आप सोच के देखिए दोस्तों, बहते हुए पानी की ग्रोइंग पावर क्या है? अगर बहते हुए पानी में एक लाश भी गिर जाती है तो वो भी लाखों हजारों किलोमीटर तक बह जाती है, हम तो फिर भी जिंदा है, जिंदा है। दूसरा कारण, इस समय इंडिया को सबसे आइडियल कंट्री माना जा रहा है, जिसमें बहुत बारीकी से हमारे साथी सुनील सर ने बात करी। बहुत सारे कारण हैं। आपका सही धंधे में होने के साथ साथ उस धंधे का सही जगह करना भी जरूरी है या नहीं है? आपके एरिया का एक बहुत फेमस हलवाई है, उसके समोसे बहुत प्रसिद्ध हैं, लाइनें लगती है उसके समोसे खाने के लिए। लेकिन वही हलवाई अगर उस समोसे की दुकान को शमशान घाट के गेट के सामने खोल ले तो क्या वो समोसे की दुकान चलेगी? और ये सोच के खोल ले कि दिन में तो किराया ज्यादा लगता है, रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक खोलने लग जाए तो समोसे बिकेंगे। तो दोस्त, हम डायरेक्ट सेलिंग में तो हैं, हम एक ऐसे देश में भी है जिसे डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य माना जा रहा है। हिंदुस्तान को आज तक सफेदों का देश कहा गया, हिंदुस्तान को आज तक पिछड़ों का देश कहा गया। क्यों? 2 बड़े कारण हैं इसके पीछे। हिंदुस्तान के पिछड़ेपन के पीछे बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई जनसंख्या। हेलो, बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई जनसंख्या, 2 बड़े कारण जो आज तक हिंदुस्तान को पिछड़ेपन का कारण था, वही 2 बड़े कारण अब डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ने का कारण है या नहीं? तो चलेगी या नहीं चलेगी? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रीजंस है, 3 बड़े रीजंस है। सबसे पहला कारण क्यों हिंदुस्तान को आइडियल कंट्री माना जा रहा है। हिंदुस्तान में 90% आबादी अंडर ग्रेजुएट है, यानी उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई करी है। किसी ने 12वीं में छोड़ दिया, किसी ने पहले फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया, सेकंड ईयर में छोड़ दिया, थर्ड ईयर में छोड़ दिया, उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अगर जो व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं है, क्या वो कहीं डॉक्टर लग सकता है, इंजीनियर लग सकता है, क्या बड़ी पोस्ट में IAS बन सकता है? हेलो, तो ऐसे 90% लोगों को आपके और हमारी और इस प्लेटफॉर्म की है नहीं दोस्तों? क्या तैयार है बताने के लिए? दूसरा कारण, 65% आबादी हिंदुस्तान में ग्रामीण एरिया में रहती है, रूरल एरिया में रहती है, इसीलिए हिंदुस्तान को गांव का देश कहा जाता है। उन गांवों में जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है, उन गांवों में जहां आज भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उन गांवों में जहां कोई सड़क नहीं जाती, आप मुझे बताइए उन एरियो में क्या रिलायंस जाकर अपनी फैक्ट्री लगाएगा? क्या टाटा अपना ऑफिस खोलेगा? फेसबुक अपना ऑफिस खोलेगा? एप्पल अपना ऑफिस खोलेगा? कोई नहीं लगाने वाला फैक्ट्री वहां, कोई रोजगार के साधन नहीं है। इसीलिए गांव के लोग निकल के बाहर शहर को पलायन कर रहे हैं। लेकिन उन गांवों में जहां बिजली नहीं पहुंची, इंटरनेट नहीं पहुंचा, जहां सड़कें नहीं बनी, वहां हम पहुंच सकते ही नहीं पहुंच सकते। चलेगा नहीं चलेगा? तीसरा बड़ा कारण है, हिंदुस्तान में 55% आबादी मिडिल क्लास है। वो मिडिल क्लास जिसके सपने बड़े बड़े हैं, जिसकी ख्वाहिशें बड़ी बड़ी है, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई साधन नहीं है। आप कल्पना करिए, जब आप और मेरा जैसा एक आम इंसान उसके पास जाएगा, ये मार्केटिंग प्लान, ये आर्थिक आजादी का अभियान शेयर करेगा और उसे बताएगा कि यहाँ तू पार्ट टाइम शुरू करके अपने सपने पूरे कर सकता है मेरी तरह, तो ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? तो चलेगा नहीं। तो तीसरा बड़ा कारण है कि हम ना केवल इंडस्ट्री में हैं,
ना हम केवल एक अच्छे देश में हैं, बल्कि हम एक अच्छी कंपनी में भी हैं। ईस्ट और वेस्ट आसिया में हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है या नहीं है? बहुत सारी क्वालिटीज है हमारे प्रोडक्ट में। 3 बड़ी क्वालिटी, CAR, C यानी कंज्यूमेबल, यूज करने वाला, A यानी अफोर्डेबल, और R यानी रीचेबल, जिसे खरीदा जा सकता है अपने 2-4-5 किलोमीटर इधर उधर दाएं बाएं आसपास की दुकान में पहुंच के। यस और नो? इंडिया में क्या चाहिए दोस्तों? अफोर्डेबिलिटी चाहिए। इंडिया में क्वालिटी मैटर बाद में करती है, पॉकेट की साइज मैटर पहले करती है, और उस पॉकेट की साइज को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा आजकल का प्रोडक्ट। हेलो, तो हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है या नहीं है? हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है या नहीं है? दुनिया में इससे ज्यादा मैथमेटिकल और साइंटिफिक प्रूवन कोई प्लान नहीं है। कितना भी बड़ा बिजनेस कर लीजिए, इस प्लान में कोई भी संशोधन की जरूरत नहीं है, और इस प्लान की एथिकलिटी देंगे। इस प्लान में इतनी पावर है कि आप अभी यहाँ कोई व्यक्ति ज्वाइन करके 5 साल पहले जुड़ी हुई अपने अप्लाइंस से भी बड़ा चेक अगले 1 साल में कमा सकता है। ये पावर है इस प्लान की। दुनिया में बहुत कम ऐसे प्लान आपको मिलेंगे। और तीसरी चीज जो इस कंपनी को महान बनाती है वो है प्रमोटर। आपने सुना, बातें सुनी, क्या कमाल की बातें। पिछले दिनों चैट में सूर्यवंशी के इवेंट में प्रोग्राम में एक लीडर आए और साहब ने मुझसे पूछा कि सर आपकी नजर में एक बड़ी और महान कंपनी को निर्माण के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए या प्लान अच्छा होना चाहिए? तो उस व्यक्ति ने एक बहुत सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट और प्लान से पहले उस कंपनी के मैनेजमेंट का और प्रमोटर का नियत का अच्छा होना जरूरी है। अगर प्रमोटर की नियत अच्छी है तो प्लान और प्रोडक्ट अपने आप अच्छे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो आप सहमत हैं आसियान की नियत से? आप सोचते नहीं कि क्यों किसी ने नहीं लिखा आपका प्राण की सब खुशहाल हो जाए, हर दिन सुख शांति से हो पूर्ण जीवन, सब काम करे अपना अपना, सब पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जुल्फा लंबी बन पाए। क्यों नहीं है किसी के दिमाग में? क्योंकि किसी की सोच ही इस प्रकार की नहीं है। तो दम है या नहीं काम में? आ रही है मेरी बात से कि दम है। लेकिन कुछ लोग अभी भी नींद में और बेहोशी में है या नहीं है? क्या आप ऐसे लोग मिलते हैं? हम जहाँ डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 दुनिया का इतिहास बदलने की बातें करते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो क्या ऐसी ही बातें सुनने को मिलती है आपको, या किससे विपरीत सुनने को मिलता है? होता है नहीं होता? ये वो लोग हैं जो नींद में है, जो बेहोशी में है, और जिस दिन उनकी नींद खुलेगी वो बहुत पीछे रह चुके होंगे तब तक। जैसे होगा क्या नींद खोलनी जरूरी है या नहीं है? एक ऐसा ही दोस्त मुझे पिछले दिनों मिला, और जब बहुत दिनों बाद कोई मिलता है तो जो याद आना दोस्ती होती है, गले मिलना, ये हो सारी बातें हुई, और सब बातों के बाद एक सवाल वो हर आदमी पूछता है, आजकल क्या चल रहा है? तो क्या जवाब देगा आजकल वाला? आनंद आ रहा है। अपना तो यार वही आज से चल रहा है। उसके बाद क्या रिएक्शन होता है लोगों का? अच्छा आज से अभी भी चल रहा है, होता है नहीं? ऐसे रिएक्शन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे? यहाँ पर हम दुनिया का इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, लोग तो अभी सोए, उन्हें जगाना जरूरी है या नहीं जरूरी है? लेकिन उनसे पहले हमें जगना जरूरी है या नहीं है? कई बार हमारे दिमाग में भी आ जाता है यार, लोग कॉन्फिडेंस से पूछ रहे हैं तो कहीं सच में तो गड़बड़ नहीं है। और उस सवाल के बाद उसने बोला, यार हमने सुना है कि बहुत कामयाब हो गए तुम लोग, पैसे कमा लिए हैं, गाड़ियों में घूमने लग गए हैं। क्योंकि पुराना स्कूल का फ्रेंड था, उस समय ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं हुआ करती थी हमारी। और मैंने बोला कि अब आप आश्रम से ही आ रहा है, तो वो बोला यार अब तो कुछ ढंग का कर लो। लोग कहते हैं ना कि अब तो खूब पैसे कमा लिए, तो गाड़ियों में घूमने लगे, तो कोट पैंट पहनने लगे, अब तो कुछ ढंग का काम कर लो। दोस्त क्या आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सलाह देते हैं, आपको तो ढंग का कर लो मिलते हैं? आप सोच के देखिए, 15 साल इस इंडस्ट्री में रहने के बाद, जहां पर लोग कहते हैं चलने वाला नहीं है,
बंद हो जाएगा, भाग जाएगी, फंस जाएगा। 15 साल इस इंडस्ट्री में रहने के बाद किराए के मकान से शुरुआत करके गुड़गांव जैसे बड़े शहर में 3-3 मकान बनाने के बाद किस्तों की बाइक से शुरू किए हुए सफर को 8 लग्जरी गाड़ियां खरीदने के बाद महीने की 5 से 7 लाख रुपए फैमिली इनकम मिलने के बाद टोटल 12 करोड़ रुपए कमाने के बाद अगर लोग हमसे बात कर सकते हैं तो आप सोच लीजिए आपके साथ क्या होने वाला है। आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है दोस्त। आपको तो रोड पे लीटा और आपने रोड रोलर चढ़ा दिया जाएगा। क्या आप चाहते हैं उनके रोड के नीचे आना या उनको रोड के नीचे लाना चाहते हैं? तो आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा कि धन का काम किसे कहते हैं। मैंने ढूंढना शुरू किया, मैंने उसी से पूछा और भरा पड़ा ऐसे समाज भरा पड़ा ऐसे स्मार्ट लोगों से जिनका बैंक बैलेंस जो है स्मार्टनेस पूरी की पूरी है। आप उन स्मार्ट लोगों से पूछिए कि आप तू ही बता दे क्या होता है धंधा का, तो जवाब क्या मिलेगा पता है? ये फोटो बताइए। सलाह देना आसान है लेकिन मैं इसके बाद से विचलित हुआ। मैंने कहा हमारे पास इतने रिजल्ट है तब आदमी इस प्रकार की बातें कर रहा है, तो जिन लोगों के पास रिजल्ट नहीं है, शुरुआती दौर में है, उनके साथ क्या होगा? कुछ ना कुछ इसका इलाज होना चाहिए। और फिर खोज शुरू हुई, धन का काम किसे कहा मानता है समाज? हमारी सोसाइटी में किस काम को धन का काम कहा जाता है? हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार किस काम की ओर अग्रसर है, किस काम को अच्छा काम मानते हैं? और धन का काम ढूंढने के दौरान 8 खूबियां मुझे नजर आई कि अगर 8 खूबियां किसी काम में है, किसी बिजनेस में है, किसी की फील्ड में है, तो लोग उसे कहीं ना कहीं धन का काम समझ सकते हैं। क्या जानना चाहते हैं 8 खूबियां क्या है? आर यू एक्साइटेड? जानना चाहते हैं? किसी भी धंधे को शुरू करने से पहले चेक कीजिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो पहले ये सोच लेते हैं कि कितना लगाएंगे तो कितना मिलेगा। यस और नो? मान लीजिए अगर एक काम में 10 करोड़ रुपए लगाकर 1 लाख रुपए महीना आए तो कैसा कहा जाएगा उस काम को? क्या बात कर रहे हो भाई? 10 करोड़ रुपए लगा के अगर एक बाइक का 1 लाख रुपए आ रहा है तो बेकार नहीं है। अच्छा ठीक है, वो पूछ के देखिए किसी बिजनेसमैन से 10 करोड़ लगाने के बाद भी लाख रुपए बचाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। 1 करोड़ रुपए लगाकर अगर 1 लाख रुपए आने लग जाए तो थोड़ा अच्छा होगा। 50 लाख रुपए लगाकर अगर 1 लाख आने लग जाए तो और अच्छा। 10 लाख रुपए लगाकर अगर 1 लाख आने लग जाए तो महीने के 1 लाख रुपए लगाकर अगर महीने के 1 लाख रुपए देने लग जाए धंधा को। और अगर एक धंधा बिना एक चमंडी लगाए 10 लाख रुपए महीने देने लग जाए तो मिलता है। और मात्र 10 लाख नहीं, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख और 1-1 करोड़ महीने की तैयारी हो चुकी है। क्या ये बात आप सामने वालों को बोल पाएंगे? चेक कीजिए लोगों को क्या मिल रहा है। बाहर लोग नौकरियां कर रहे हैं 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, यही तो मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा। हेलो, लगाया गया है उसने उसके लिए 50,000 रुपए की अगर कोई सैलरी ले रहा है ना बंदे की तो उसके लिए उसने पहले 18 से 20 साल पढ़ाई करी होगी। यस और नो? अगर आज की हम बात करें 1 साल का अगर 1 लाख रुपए उस पर इन्वेस्ट किया उसके पेरेंट्स ने तो इन 18-20 सालों में 20 लाख रुपए उस पर लगा चुका होगा। आप कल्पना करें अगर 20 लाख रुपए बैंक में रखता उसका पिताजी तो 20 साल बाद 40-50 लाख को वैसे ही हो जाता। और उस 50 लाख को भी बैंक में ही रखे रहता तो हर महीने 50 लाख का ब्याज तो वैसे ही मिल जाता। तो खैर क्या है उसमें मिल क्या रहा, उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न क्या है? कुछ भी नहीं है। बिजनेस की बात करते हैं। अभी पिछले दिनों में एक दोस्त ने कपड़े की दुकान खोली, गए, उसके बाद 1-2 महीने बाद मौका मिला था। मैंने पूछा कैसा चल रहा है काम? बोला बहुत पैसा लग गया लेकिन काम सही चल रहा है। मैंने कहा कितना लग गया? बोला 1 करोड़ रुपए लग गया है। अच्छा चल क्या सारा बढ़िया चल रहा है? मैंने कहा कितना हो गया? बोला 10 लाख हो गया होगा। उस नादान को ये नहीं मालूम कि 10 लाख रुपए प्रॉफिट नहीं है, 10 लाख रुपया रेवेन्यू और सेल है।
क्या जितना बेचा वो पूरा प्रॉफिट होता है क्या? तो मैंने पूछा मार्जिन कितना है इसमें, बोला 30% के आसपास बच जाता है, यानी 10 लाख का 30% मार्जिन, यानी प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख। मैंने उसको नहीं बोला, मैंने खुद दिमाग में सोच के अकाउंटेंट बोला ए और ए बी नहीं होता तो समझ में नहीं आता है। मैंने घर आकर हिसाब लगाया कि यार 3 लाख रुपया उसको लग रहा है कमाया, 60,000 रुपया इसका किराया है, कितना बच गया उसके बाद? 30-40 हजार रुपया 4-5 एसीओ का और बिजली पानी का आ जाता होगा, कितना बच गया? 2 लाख। 4 लड़के रखे में 15-15 हजार रुपये तो आपको लेते होंगे लड़के भी। छोटू सुनने का भी 15,000 रुपये मिलता है। 40। तो 4 छोटू हो गए तो 60,000 हो गया, कितना बच गया? 140। 50 लाख उसने मुझे बताया था कि लोन पे लिया हुआ है 2 रुपए सैकड़े पे, तो उस 50 लाख का ब्याज कितना बन गया समझी भाई? 1 लाख। कितना बच गया? 40,000। और आप सबको मालूम है तो बिजनेस करते हैं, जितना भी आपके पास स्टॉक रहता है उसका 1% हर महीने स्टॉक वेस्टेज हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो 50 लाख का 1% स्टॉक यानी 50,000 डैमेज हो गए। अब कितना बच गया? माइनस। अब पूरी जिंदगी में वो आदमी कभी प्रॉफिट में आ सकता है? हाँ, फ्री के कपड़े पहन सकता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकता है, नए कपड़े पहन सकता है, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाएगा कि उसका बिजनेस चल क्यों नहीं रहा। आप सोच के देखिए, आज से 15 साल पहले 1500 रुपए की 3 जोड़ी कपड़े खरीदे थे और आज 15 साल में 12 करोड़ रुपए की नेटवर्क क्रिएट कर ली। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता नहीं रहा। तीसरा, चेक कीजिए काम में ज्यादा रिस्क ना हो। लोग ऐसा काम करना चाहते हैं यार रिस्क कम हो, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि बिजनेस में हमें बताया यही जाता है, बिजनेस की परिभाषा में यही बताया जाता है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। ज्यादा करना है तो रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? इस बिजनेस में आप देखिए कोई रिस्क है आपके पास? मार्केटिंग के बिजनेस में रिस्क है या नहीं है? आपका करोड़ों रुपये मार्केटिंग में लगा हुआ है तो आपका नहीं है दोस्त, वो किसका है? मार्केट का है। आपका वही पैसा है वो आपके पास है और पता नहीं रिस्क किस किस रूप में आ जाता है। रिस्क कभी कोरोना के रूप में आ जाता है, रिस्क कभी नोटबंदी के रूप में आ जाता है, रिस्क कभी गवर्नमेंट के छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में आ जाता है। ऐसा होता है नहीं होता दोस्त? मेरे एक दोस्त था, उसका रेस्टोरेंट था, अच्छा हाईवे के रेस्टोरेंट था, इतना चलता था कि मतलब अगर कोई कंप्लेन नहीं कर देता ना तो सुनता ही नहीं था वो। किसी ने बोल दिया भाई साहब आज दाल अच्छी नहीं हुई, ऐसे कर देता था। पिछले दिनों सरकार ने वहां पुल बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया। अब गाड़ी यहां से चलती है और सीधा पार करके 2 किलोमीटर आगे निकलती है। अभी भी वो ऐसे ही देखता है, लेकिन अब ग्राहकों को नहीं देखता, अब गाड़ी को देखता जाता है। ये दृश्य है जिसको हम और आप समझ नहीं पा रहे है या नहीं है? हमारे धंधे में कोई रिस्क है क्या? कोई रिस्क है? प्रॉफिट का भी आ जाएगा, आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा दोस्त, लेकिन रिस्क 1 पैसे का भी नहीं है। तो धन का धंधा हुआ या नहीं हुआ? मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। तीसरी क्वालिटी, प्रॉफिट की पूरी गारंटी हो शुरुआती दिन से। क्या ऐसा होता है? आदमी चाहता है कि पहले दिन से प्रॉफिट होने लग जाए, लेकिन किसी बिजनेस में पॉसिबल है? क्योंकि प्रॉफिट की डेफिनेशन भी कहती है आपका जितना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है वो जब तक सूद समेत ब्याज समेत निकल ना जाए तब तक आप सेल कर सकते, रेवेन्यू कर सकते, प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो मैंने 50 लाख रुपए किसी दुकान में लगाए, किसी बिजनेस में लगाए हैं, जब तक वो मेरे 50 लाख रुपए उतने सालों का ब्याज समेत वापस ना आ जाए मेरे अकाउंट में, तब तक मेरा प्रॉफिट शुरू नहीं होता दोस्त। हेलो, लोग गलती से सेल को प्रॉफिट मान लेते हैं, सेल प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट होता है आपके इन्वेस्टमेंट के बाद जो बच गया वो। लेकिन इस बिजनेस में, बाहर के बिजनेस में प्रॉफिट आने में कई बार सालों लग जाते हैं कि नहीं लग जाते, कई बार महीनों लग जाते हैं नहीं लग जाते, और कई बार तो दोस्त पीढ़ियां गुजर जाती है लेकिन बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आता। ऐसा देखा या नहीं देखा? हेलो, नहीं देखा तो 4 साल पहले की बात याद कीजिए, जिनके बड़े बड़े बिजनेस चल रहे थे, जिस दिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा 4 महीने खेल नहीं पाए वो लोग। इसका मतलब उनके पास बचत के नाम पे कुछ भी
उन्होंने 4 पीढ़ियां लगा दी बिजनेस खड़ा करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस 4 महीने भी झेल नहीं पाया। सोच के देखिए दोस्त। लेकिन यहाँ पर डे वन से प्रॉफिट की गारंटी है या नहीं है? आप आज से बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते ही आप एक गाँव और लोन की सीसी लेते हैं, वो गाँव और लोन की सीसी लेके आप रास्ते में किसी को जाते हैं, किसी को बताते हैं, वो गाँव और लोन आपसे लेने के लिए तैयार हो जाता है, आप उसको गाँव और लोन दे देते हैं। प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? कैसे हुआ? इन्वेस्टमेंट कितना है गाँव और लोन पे? 450 रुपए का। एमआरपी कितना है गाँव और लोन पे? 590 रुपए। 590 रुपए 450 आपने लगाए, 590 आपको मिल गए, तो बीच का बचा क्या बना? हेलो, पहले उसके प्रॉफिट की गारंटी है या नहीं है? सैकड़ों ऐसे उदाहरण है, एक प्रोडक्ट का आप पहले से प्रॉफिट ले सकते हैं। आपने आज बिजनेस शुरू किया, पहले महीने कितने बन गए? 30,000 रुपए की इन्वेस्ट, 20,000 का आपने टर्नओवर किया और 1,500 रुपए का आपका चेक बना, तो पहले महीने 1,500 रुपए का प्रॉफिट आया नहीं? 6 महीने में आप 1 70 में पहुंच गए, 15,000 रुपए का बोनस हमें इन्वेस्ट चेक बना, आप प्रॉफिट में आ गए या नहीं आ गए? लोगों को पीढ़ियां लग जाती है प्रॉफिट में आने में। आप डे वन से बिजनेस के माध्यम से प्रॉफिट में आ सकते हैं। यस और नो? चौथा पॉइंट, किसी अच्छे धंधे में, किसी ढंग के धंधे में काम ऐसा होना चाहिए जहां टैक्स की चोरी ना करनी पड़े, जहां हिसाब किताब की हेरा फेरी ना करनी पड़े। और बाहर कोई ऐसा धंधा आपको दिखता है क्या? अब देखिए, आप किसी भी बड़े व्यापारी के पास जाइए, कमाता 5 लाख है, बताता 50,000 है। ऐसा होता है या नहीं होता? क्योंकि अगर गलती से उसने 5 लाख बोल दिया तो शाम से पहले नीली बत्ती और लाल बत्ती घर पे दब जाएगी। हेलो, क्योंकि वो 5 लाख आ रहा है, 5 लाख के प्रॉफिट में टैक्स की चोरी और हिसाब की हेरा फेरी भी शामिल है या नहीं दोस्तों? बिजनेस की पावर देखिए, कितना एथिकल बिजनेस है। यहाँ रॉयल्टी अचीवर आता है, 25,000 का हाईएस्ट रैंक आता है और बता देता 35,000 एक्साइटमेंट, क्योंकि उसको मालूम है बाइट का है, अगली बार आ जाएगा, इस बार नहीं आएगा, बाहर नहीं बता सकता दोस्तों। और आप देखिए, पिछले दिनों मोदी से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं? टेंशन में रहते हैं लोग, क्योंकि मोदी जी थोड़ा टाइट करता है। क्या टाइट कर देता? नोटबंदी ले आया, दुखी कौन हुए? जिनके पास बोरे छुपे हुए थे, बोरे भरे हुए थे। आप और मैं दुखी हुए क्या? हमें बोरे में थोड़ी मिलता, हमें तो बैंक में मिलता है सीधा। जीएसटी आया, कौन करे? किसने हड़ताल करी? आपने या मैंने या फिर इन्होंने, व्यापारियों ने? क्यों हड़ताल करी उसको आपको मालूम है? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं टैक्स चोरी को, हिसाब की हेरा फेरी को टाइट कर रही है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में ये टाइटनेस बढ़ेगी या घटेगी? तो ये व्यापारी गड़बड़ करने वाले दुखी होंगे या खुश होंगे? क्या करेंगे? व्यापार को सही ढंग से करना पड़ेगा या फिर इन्हें और ज्यादा दुखी होना पड़ेगा? क्योंकि मार्केट की खबरें बता रही है आएगा तो ये भी। ऐसा है या नहीं है? चौथी 5वीं क्वालिटी, काम ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरी जिंदगी आपको काम ना करना पड़े। 8-10 साल मेहनत करें, कमर तोड़ मेहनत करें, 24 घंटे मेहनत करें, लेकिन 8-10 साल बाद बिल्कुल ऐसी जिंदगी जिए जैसे राजाओं जैसी जिंदगी। यस। क्या किसी धंधे में पॉसिबल है? आप बड़े से बड़े अधिकारी की जॉब कर लीजिए दोस्तों, पॉसिबल नहीं है। आप बड़े से बड़ा व्यापार कर लीजिए, पॉसिबल नहीं है। आप कितनी भी फैक्ट्रियों के मालिक बन जाइए, पॉसिबल नहीं है। किसी भी धंधे में पावर नहीं है कि वो आपको फ्री कर सके। धंधा आपको अमीर बना सकता है, पैसे बना सकता है, आपका स्टेटस बढ़ा सकता है, लेकिन आपको फ्री नहीं होने देगा। अगर आपको फ्री होना है तो एक ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जो आपका सिस्टम क्रिएट करेगा। हेलो, क्या करना पड़ेगा जी? एक ऐसा काम जो आपको सिस्टम क्रिएट कर दे। इस बिजनेस में आप जुड़ते हैं, काम करना शुरू करते हैं, टीम बनाना शुरू करते हैं, नेटवर्क बढ़ाना शुरू करते हैं। 1 साल में वो नेटवर्क आपको 25,000 रुपए का आदमी बना देता है। 5 साल में वो नेटवर्क आपको 2 लाख रुपए महीने का आदमी बना देता है। 10 साल में वो नेटवर्क आपको 10 लाख रुपए महीने का आदमी बना सकता है। और उसके बाद आप रहे या ना रहे,
आपके पास भी आपके बच्चों में लगातार इनकम आती रहेगी, क्या किसी दूसरे धंधे में पावर है? कल्पना करने की अपनी जिंदगी करने की जरूरत नहीं है। कुछ साल करने हैं, उसके बाद इंजॉयमेंट है, कुछ साल करना है बस। बाहर मिलता है कि किसी काम में ऐसा? तो ढंग का काम ये हुआ या ढंग का काम वो हुआ? मतलब पूरी जिंदगी गधे की तरह लगा रहना पड़े। इंसान और गधे में क्या अंतर है, क्या समानता है, ये बताओ। काम करते हैं। दोनों को पूरी जिंदगी भर काम करना, मरते दम तक दोनों को मरते दम तक काम करना है, यही समानता है। छठी चीज, लगातार वो बढ़ती हुई इनकम की गारंटी। लोग किस काम को अच्छा मानते हैं? जिसमें इनकम आए और बढ़ते क्रम में आए। सिर्फ इनकम आए, लगातार आए, उससे काम चलने वाला नहीं है। मान लीजिए व्यक्ति किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है, जगदीश जी, एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करता है, 50,000 रुपए की इनकम है, अच्छी इनकम है जी। 5 साल बाद में 50,000 आपकी जाए, 10 साल बाद में 50,000 आए, मजा आएगा? नहीं सर, लगातार के साथ पूरी गड़बड़। वो होनी चाहिए। दूसरे धंधों में ऐसा है क्या? वो 10 साल पहले जो कपड़े के कारोबार की जो मार्जिन था, क्या आज है? नो 10 साल पहले जो आपकी दुकान की सेल की आज है? नो नहीं है। दूसरे जगह मार्जिन और टर्नओवर दोनों कम होते जा रहे हैं, नहीं जा रहे? 10 साल पहले जो 50,000 रुपए में जितनी वैल्यू थी, आज नहीं है, घट गई उसकी वैल्यू। यानी आपको एक ऐसा काम करने की जरूरत पड़ने वाली है जहां पर आपकी इनकम लगातार और बढ़ते हुए क्रम में आए और आपको हैरानी होगी। आपको उत्साहित होना चाहिए कि हम एक ऐसे काम में इन्वॉल्व है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी इनकम में 4 बड़ी खूबियां हैं। पहली खूबी यहाँ पर मिलती है, यहाँ जो भी इनकम आती है लगातार बढ़ते हुए क्रम में आती है, लगातार आती है, कंटिन्यूस आती है। एक बार आपका सिस्टम क्रिएट हो जाए, एक बार आपकी टीम बिल्ड हो जाए, एक बार आपका लीडर शक्ति हो जाए, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपकी इनकम नहीं होगी। दूसरी, बढ़ती हुई इनकम आएगी। आप मुझे बताइए ना, कौन सा ऐसा काम है कि 0 से शुरू किया और 1 साल बाद 25,000 रुपए की इनकम में पहुंच जाएगा? यहाँ पर है। आज एक आदमी ज्वाइनिंग लेगा, पहले महीने 0 इनकम है, छठे महीने वो रनर बन जाएगा, 15,000 तक पहुंच जाएगा, 12वें महीने रॉयल्टी पे आ जाएगा, दूसरे साल एमरान पे आ जाएगा, 15 साल बाद डायमंड हो जाएगा, 25 लाख रुपए में पहुंच जाएगा। कितने? हेलो, सबसे बड़ी पावर निष्क्रिय इनकम, नॉन एक्टिव इनकम। आप रहें या न रहें, आप काम करें या न करें, फिर भी वो इनकम आपको आती, फिर भी इनकम आपको आती रहेगी। कहीं पॉसिबल नहीं है दोस्त। एक किसान है, जब तक खेत में जाएगा इनकम आएगी। एक डॉक्टर है, जब तक क्लिनिक में जाएगा इनकम आएगी। एक वकील है, जब तक वकालत करेगा इनकम आएगी। लेकिन यहाँ पर आप कुछ समय पूरी ताकत से काम कीजिए, उसके बाद आपकी ताकत कम और सिस्टम की ताकत ज्यादा लगती है। जैसे लोग। और 5वीं खूबी इस इनकम की, आर्थिक इनकम की, नेटवर्किंग इनकम की, वसीयत नामे के साथ आती है। ट्रांसफरेबल इनकम। वसीयत नामा क्या होता है? जो आपका है, आपके बाद हूबहू आपके बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। सोच के देखिए, दुनिया के किसी धंधे में पावर है। एक डॉक्टर जिस दिन इस दुनिया से जाएगा, अपनी डॉक्टरी की वर्दी, अपनी डॉक्टरी की डिग्री और अपनी डॉक्टरी की काबिलियत अपने साथ लेके जाएगा या नहीं जाएगा? एक वकील जिस दिन इस दुनिया से जाएगा, उसी दिन उसकी वकालत 0 हो जाएगी। लेकिन इस बिजनेस में कितनी पावर है। आज से 24 साल पहले एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, 2 साल मेहनत करा के सिस्टम खड़ा करता है और उसके बाद उस दुनिया से चला जाता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है दुनिया से चला गया, इंपॉर्टेंट ये है कि आज उसके जाने के 22 साल बाद भी उसके घर में लगातार इनकम जाती रहती है। और ऐसे एक सैकड़ों ऐसे उदाहरण दो। तो ऐसे इनकम जिस काम में आएगी, उसको ढंग की इनकम नहीं जाएगी कि नहीं? सातवां, 100% लीगल काम होना चाहिए। काम तो बहुत सारे हैं, वहां पर मुनाफा रिटर्न बहुत बढ़िया है। शराब की दुकान खोल लीजिए, 50 रुपए की बोतल 500 रुपए में मिल जाएगी। नशे का व्यापार कर लीजिए, 10 रुपए की गोली 10,000 में मिल जाएगी। रिटर्न है या नहीं है? लेकिन जिस दिन सरकार ने पकड़ लिया, उस दिन क्या होगा? हेलो, काम ऐसा होना चाहिए तो उस देश के
नियम कायदे कानून के अनुसार हो, 100% लीगल और एथिकल होना चाहिए, वही काम ग्रो करेगा। दोस्त आज तक डायरेक्ट सेलिंग ग्रो क्यों नहीं कर रही थी आपको मालूम है? क्योंकि हमारा देश का कानून उस काम को काम मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन जब से 2016 में गाइडलाइन आई है, जिस दिन से कानून ने इस काम को काम मानना शुरू किया है, इस काम ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है, नहीं बढ़ा दी है? हेलो, तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की सबसे मोस्ट एथिकल, मोस्ट रिस्पेक्टेबल कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। एक बार तालियां हो जाए आपसे। और आपको कहीं बात का भी गर्व होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री का कानून ही आपकी कंपनी ने बनवाया। दोस्तों 2012 में जो दिक्कत आई, उसके बाद जो आंदोलन चला, उसी आंदोलन की वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कानून बना है। दोस्तों अगर वो आंदोलन नहीं होता, आज बंद नहीं होती, हम फाइट नहीं करते, बहुत सारे लोग अपना कमिटमेंट नहीं शो करते, तो इस आज की इंडस्ट्री आज भी इलीगल इंडस्ट्री ही कहलाती। हेलो, तो एथिकल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम का आने वाला भविष्य सुनहरा होना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत फेमस राइटर है, एंटरप्रेन्योर है, उनकी बहुत सारी बुकें आपने भी पढ़ी होगी, उनकी एक बुक मुझे पढ़ने का मौका मिला। उस बुक में वो लिखते हैं, अगर आपको कोई भी काम शुरू करना है तो आप उस काम को शुरू करते समय एक 16 साल के लड़के की तरह सोचिए। आप सोच के देखिए कि आप एक काम शुरू कर रहे हैं और आपकी उम्र 16 साल है, तो एक 16 साल का बच्चा अगले 40-50 साल चलने वाले काम के बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा? वो उस काम को तवज्जो देगा तो अगले 40-50 साल बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और डायरेक्ट सेलिंग भी आज किसकी दौर में पहुंच चुकी है, क्योंकि काम करना जरूरी नहीं है, काम करने से परिणाम नहीं आते, तो सही समय पे काम करने से परिणाम होते हैं। और सही समय के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है। हमारे समाज में तो ये तक बोला जाता है कि बच्चों की शादियां भी टाइम पे कर देनी चाहिए। जैसे लोग, किसान को भी ये बताया जाता है कि बीज सही टाइम पे डाल देना चाहिए, तभी अच्छी रिजल्ट आएगी, तभी अच्छी फसल आएगी। बहुत सारी इंडस्ट्री है, लेकिन उन इंडस्ट्रियों में पैसा उन्होंने ही कमाया जिन्होंने सही समय पर उस इंडस्ट्री में काम किया। एसटीडी पीसीओ देखे आप लोगों ने, सुने होंगे। एक समय ऐसा था जब जिस व्यक्ति के पास एसटीडी पीसीओ होता था, दिन का 5-5, 10-10 हजार रुपए का गंगा लेके जाता था, महीने के 3-3 लाख रुपए कमा लेता था। वो उसी समय कमा पाता। आज अगर कोई एसटीडी पीसीओ खोल के बैठ जाएगा, शाम तक 5 रुपए का भी गंगा बनेगा क्या? नहीं बनने वाला। दोस्त वो समय था, कौन सा 1995 से 2000 का दौर। एक जमाना था जब बीसीडी डीवीडी पार्लर खुलते थे। आप लोग शायद स्कूल कॉलेज में रहे होंगे, आप गए होंगे, आपने सीढ़ियां ली होंगी। एक सीढ़ी का 50 रुपए लेता था, आप 3 बार देखते थे, शाम को वापिस करे आते थे। हर गली में दुकानें खोली थी, हर दुकान चलती थी। आज आप डीवीडी सीडी पार्लर खोल के बैठ जाइए, कुछ नहीं होने वाला। मोबाइल रिचार्ज बहुत लंबी बात नहीं है। कुछ साल पहले रिलायंस जियो के आने से कुछ महीने पहले तक बहुत बड़ी कमाई का जरिया था। एक रिचार्ज करने वाला व्यक्ति दिन के 3-3, 5-5, 10-10 हजार रुपए दिन के कमा लेता था, महीने के लाख-लाख रुपए कमा लेता था रिचार्ज करके। लेकिन अगर आज कोई मोबाइल रिचार्ज का काम शुरू कर दे तो आप मुझे बताइए, आपने रिचार्ज कब करवाया था बाहर से? खुद ही कर लेते हैं। तो काम ऐसा करो जिसका भविष्य अच्छा हो, जिसका भविष्य सुनहरा हो, जो भविष्य में चलने वाला हो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बिजनेस में एक लाइन यूज होती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो भविष्य का ट्रेंड है वही आपका फ्रेंड है। जो आपको अगर आगे कामयाब होना है तो भविष्य के ट्रेंड्स को पकड़ना पड़ेगा। इस समय पूरी दुनिया में 4 इंडस्ट्री बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। पहली इंडस्ट्री ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स। कोरोना से पहले बहुत ज्यादा लोग ई कॉमर्स का यूज नहीं करते थे, लेकिन स्पेशली कोरोना के बाद आप देखेंगे, अगर आदमी को सब्जियां भी मंगानी है तो सब्जी मंडी नहीं जा रहा है, ऑनलाइन नहीं मंगा रहा। ये सोच लो, ऑनलाइन नहीं बन रहा है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, नहीं कर रहा ई कॉमर्स। दूसरी इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है वो है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आज से 10 साल पहले नहीं होते थे पार्लर,
आज गली गली में पार्लर है। आज से 10-15 साल पहले नहीं होते थे दिन, कोई नहीं उठा था डंबल, लेकिन आज हर दूसरी गली के 2 दिन खुले हुए कि नहीं खुले हुए, खत्म हो गया। तीसरी इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड वीगन फूड। अब लोगों में जागरूकता आ रही है, अब लोग शुद्ध खाना चाहते हैं। अब लोगों को समझ में आ गया है कि जानवरों से प्रोडक्ट बीमारियां जानवरों से आ रही है, उन प्रोडक्टों को भूल जाइए जो जानवर से मिलते हैं। वीगन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। वर्क फ्रॉम होम, घर से चलने वाले बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ये 4 इंडस्ट्री है जो फ्यूचर की ट्रेंड्स है। जो लोग इन 4 इंडस्ट्रियों में काम करेंगे वही भविष्य का सरताज बनेंगे, वही बादशाह कहलाएंगे भविष्य के। अब सोचने वाली बात है, आप ये सोच रहे होंगे इतनी कहानियां सुना दी, इनमें आसिम का नाम तो कहीं भी नहीं है। सोचने की बात है बिल्कुल दोस्त, इसमें आसिम का नाम नहीं है इन 4 में। लेकिन आप सोचिए, थोड़ा सा गौर करेंगे तो इनमें तो आसिम नहीं है इन 4 में, लेकिन इन आसिम में 4 है नहीं। आइए बनती है, बिल्कुल बनती है। आसिम की जो वेबसाइट है, ऐप है, ऑनलाइन डिलीवरी है, वो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। क्यों कंपनी प्रमोट कर रही है? आप जूते घर बैठे बैठे मंगाइए, आप प्रोडक्ट घर बैठे बैठे मंगाइए। क्यों? क्यों? भविष्य है। वेलनेस ऑफ इंडस्ट्री, न्यूट्रिशन भविष्य का प्रोडक्ट है, गुड और भविष्य का प्रोडक्ट है। और घर से बैठकर आप इस व्यापार को चला सकते हैं, ये भी तो भविष्य का प्रोडक्ट है। एवरीथिंग इज अवर फेवर, सब चीज हमारे फेवर में है। सरकार चाहती है बिजनेस ग्रो करे, समाज चाहता है बिजनेस ग्रो करे, परिस्थितियां चाहती है बिजनेस ग्रो करे, कंपनी चाहती है बिजनेस ग्रो करे, आपके क्लाइंट चाहते हैं बिजनेस करे ग्रो करे। अब सिर्फ आपको चाहना पड़ेगा कि बिजनेस ग्रो करे। आर यू रेडी? आप दूध के लिए तैयार हैं? पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हैं? इतिहास है दोस्तों, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। उस आगे की कार्रवाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए